महासागरीय जल का तापमान। इस खंड में विभिन्न महासागरों में तापमान की स्थितिज एवं ऊर्ध्वाधर भिन्नताओं के बारे में बताया गया है। महासागरीय जल भूमि की तरह सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होती है। स्थल की तुलना में जल के तापमान और शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में अक्षांश, ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों की सतही जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता चला जाता है। स्थल जल का असमान वितरण उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागर की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। प्रचलित या स्थायी पवनें स्थल से महासागर की तरफ बहने वाली पवनें महासागरों की सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है। परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरी अंतर पाया जाता है। इसके विपरीत अभितटीय पवनें गर्म जल को तट पर ऊष्मा अभितटीय पवनें गर्म जल को तट पर जमा कर देती हैं और इससे तापमान बढ़ जाता है। महासागरीय धाराएं। गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है, जबकि लैब्राडोर धारा ठंडी धारा उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के नजदीक के तापमान को कम कर देती है। ये सभी धाराएं महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थापित रूप में प्रभावित करती हैं। निम्न अक्षांशों में स्थित प्रवेष्टि समुद्रों का तापमान खुले समुद्र की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टि समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होता है। तापमान का ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण। महासागरों में गहराई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है। उसके बाद तापमान के घटने की दर धीमी हो जाती है। यह सीमा समुद्र की सतह के लगभग 100 से 400 मीटर के नीचे प्रारंभ होती है और कई 100 मीटर नीचे तक चली जाती है। वह सीमा क्षेत्र जहाँ से तापमान में तीव्र गिरावट आती है तापमान प्रवणता थर्मोक्लाइन कहलाता है। जल की कुल आयतन का लगभग 90% भाग गहरे समुद्र में थर्मोक्लाइन के नीचे पाया जाता है। इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मध्य और निम्न अक्षांशों में महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तली की ओर 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में समझाया जा सकता है। पहली परत गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है, जो लगभग 500 मीटर की मोटी होती है और इसका तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह परत पूरे वर्ष उपस्थित होती है, जबकि मध्य अक्षांशों में यह केवल ग्रीष्म ऋतु में उपस्थित होती है। दूसरी परत जिसे ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन परत कहा जाता है, पहली परत के नीचे स्थित होती है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है, जहाँ थर्मोक्लाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों में सतही जल का तापमान 0 के निकट होता है, इसलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम निवर्तन होता है। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है, जो सतह से गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। महासागरीय जल में तापमान भिन्नता। महासागरों की सतह
महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है और यह विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम हो जाता है। बढ़ते हुए अक्षांश के तापमान में घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेल्सियस होती है। औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर 22 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव पर नज़दीक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। उच्चतम तापमान विषुववृत्त पर नहीं बल्कि इससे कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान क्रमशः 19 डिग्री सेल्सियस 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यह भिन्नता उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थल एवं जल के आसपास वितरण के कारण होती है। यह तथ्य भली भांति जाना जाता है कि महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उसकी ऊपरी सतहों पर होता है, क्योंकि ये सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। यह ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से पारित होती है। महासागरीय जल की लवणता, चाहे वर्षा का जल हो या महासागर का प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले होते हैं। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका परिचालन 1000 ग्राम 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम में की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्रायः प्रति 1000 भाग या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है। 24.7 लवणता खारे जल पार्ट्स पर 1000 लवणता खारे जल के सीमांकित करने की उच्च सीमा माना जाता है। क्या आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा ग्राम में है। महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 है। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। महासागरों की सतह में जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण या वर्षण पर निर्भर करती है। तटीय क्षेत्रों की सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती हैं। जल की लवणता तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं, इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र में मृत सागर 238 पार्ट्स पर 1000, टर्की की वांझील 330 पार्ट्स पर 1000, ग्रेट सॉल्ट लेक 220 पार्ट्स पर 1000। लवणता का क्षैतिज वितरण सामान्य खुले सागर की लवणता 33 पार्ट्स पर 1000 से 37 पार्ट्स पर 1000 के बीच होती है। चारों तरफ स्थल से घिरे जल सागर में यह 41 पार्ट्स पर 1000 तक होती है, जबकि आर्कटिक एवं ज्वारनात्मक मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35 पार्ट्स पर 1000 के बीच पाई जाती है। गर्म एवं शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वाष्पीकरण उच्च होता है, कभी कभी लवणता 27 पार्ट्स पर 1000 पहुँच जाती है। प्रशांत महासागर की लवणता भिन्नता मुख्यतः इसके आकार एवं बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण है। उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी भागों में लवणता 35 पार्ट्स पर 1000 से कम होकर 31 पार्ट्स पर 1000 हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का पिघला हुआ जल वहां पहुंचता है। इसी प्रकार 15 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण के बाद यह 33 पार्ट्स पर 1000 तक पहुंच जाती है। अटलांटिक महासागर की लवणता 36 पार्ट्स पर 1000 के लगभग है
उच्च लवणता 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच दर्ज की गई। अधिकांश लवणता 20 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी और 20 डिग्री पश्चिमी से 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच ये उत्तर की ओर क्रमिक रूप में घटती जाती है। लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है या ताजे जल में मिल जाने से घटती, जैसा कि नदियों के द्वारा होता है। गहराई से लवणता लगभग नियत होती है, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार के जल की कमी या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। महासागरों की सतही क्षेत्रों एवं गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर स्पष्ट होता है। कम लवणता वाला जल उच्च लवणता व घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। लवणता सामान्यतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र, जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है, में ये तीव्रता से बढ़ती है। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है तथा महासागरीय जल के स्थिरीकरण को प्रभावित करती है। यदि अन्य कारक स्थिर रहें तो समुद्री जल की लवणता बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्राय कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। इससे लवणता का स्थिरीकरण हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि इजराइल के मृत सागर के प्रति लीटर जल की लवणता 330 ग्राम है। तैराक इसमें तैर सकते हैं क्योंकि नमक की बढ़ी हुई मात्रा इसे सघन बनाती है। विभिन्न महासागरों में जल की लवणता उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम होती है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का जल प्रवेश करता है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। ब्लैक सी काला सागर की लवणता नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाए जाने वाले ताजे जल के कारण कम होती है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के जल के मिलने से लवणता कम पाई जाती है। इसके विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण और ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण अधिक है। महासागरीय जल संचयन महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है। इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, खारापन, घनत्व तथा बाह्य बल जैसे सूर्य, चंद्रमा, वायु इसके प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। महासागरीय जल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं। महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित हैं। ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, जबकि तरंगें जल की क्षैतिज गति है। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता है, किंतु तरंग आगे बढ़ने पर क्रम जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों एवं समुद्र के जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से संबंधित है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण का कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठते एवं नीचे गिरते हैं। आद्यस्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह और अप्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति से के प्रकार है। महासागरों में होने वाली गतियों को तरंगों, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए इनमें प्रत्येक के विस्तार की जांच करें। क्या आप जानते हैं सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ बंदरगाह की लहरें, क्योंकि यह भी जब भी सुनामी आती है तो बंदरगाह नष्ट हो जाते हैं। सुनामी आने पर पहला संकेत तटीय क्षेत्र में तेजी से जल की निकासी, जिसके बाद
विनाशकारी लहरें आती। तरंगे तरंगे वास्तव में ऊर्जा है, जल नहीं है जो महासागरीय सतह की आर पार गति करती है। तरंगों में जल का कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जा तट रेखा पर निर्भर करता है। सतह जल की गति महासागरों के गहरे जल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती हैं। जैसे ही एक तरंगा महासागरीय तट पर पहुंचते इसकी गति कम हो जाती है। ऐसा गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है तथा जब जल की गहराई तरंग दैर्घ्य के आधे से कम होती है तब तरंगे टूट जाती हैं। बड़ी तरंगे खुले महासागर में पाई जाती हैं। जैसे तरंगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती हैं बड़ी होती जाती हैं तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। अधिकतर तरंगें वायु के जल की विपरीत दिशा में गति उत्पन्न करती हैं। एक तरंग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। युवा तरंगें अपेक्षाकृत ढाल वाली होती है तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनी होती हैं। कम एवं विनियमित गति वाली तरंगे की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है, संभवतः दूसरे गोलार्ध में। तूफान में तेजी से चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है, जिसमें ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे की से अधिक की गति से चलती हैं। तरंगों की विशेषताएं। तरंगे शिखर और गर्त। एक तरंगे में उच्चतम और न्यूनतम बिंदु क्रमशः शिखर और गर्त कहते हैं। तरंग की ऊंचाई यह एक तरंग के गर्त के अध्य या स्थल के से शिखर के ऊपरी भाग की ऊर्ध्वाधर दूरी है। तरंग आयाम यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समय अंतराल है। तरंग दैर्घ्य यह दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। तरंग गति जल के माध्यम से तरंग की गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं तथा इसे नॉट में मापा जाता है। तरंग आवृत्ति यह 1 सेकंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। सुनामी पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर होता है। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9 मापी जाती है। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल के अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण ये भूकंप आया। महासागरीय जल लवणता 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो जाता है, नीचे की दिशा में झुक जाता है। यह विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगता है। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा है। भारतीय प्लेट के वर्मा के प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा है। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आई थी, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायु आने की गति से की जा सकती है, और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह डूब गया। यह सुमात्रा के भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़े। तरंगों की लंबाई कम हो गई
जल की गहराई भी कम हो गई, साथ साथ इसकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट के सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु की केरल, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप क्रिया बहुत कम होती है। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण दिन के 1 बार या 2 बार समुद्र तल के नियमित रूप में उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जलवायु संबंधी प्रभाव, वायु और वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को महोर्मी सर्ज कहा जाता है। महोर्मी ज्वार भाटा की तरह नियमित नहीं होते हैं। ज्वार भाटा का स्थानिक एवं कालिक रूप में अध्ययन बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसमें आवृत्ति परिणाम ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता होती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक अपकेंद्रीय जल है, जो कि गुरुत्वाकर्षण जल को संतृप्त करता है। गुरुत्वाकर्षण जल तथा अपकेंद्रीय जल दोनों मिलकर पृथ्वी पर 2 महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाले बल इन 2 बलों के बीच के अंतर है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भागों में अपकेंद्रीय बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, और इसलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की दूसरी तरफ कम होता है, क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिक दूरी पर है। यहाँ अपकेंद्रीय बल प्रभावित होता है। अंततः यह चंद्रमा से दूर दूसरा उभार पैदा करता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण है, जिससे ज्वारीय उभार पैदा होते हैं। महीने में 1 बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, उपभू असामान्य रूप में उच्च और निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। इस दौरान ज्वारीय उपक्रम सामान्य से अधिक होते हैं। 2 सप्ताह बाद जब चंद्रमा पृथ्वी की अधिकतम दूरी अपभू पर होता है, तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है। ज्वार भाटा के क्रम उसकी औसत ऊंचाई से कम होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, अपसौर प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च और निम्न ज्वार के क्रम भी असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूरी होती है, अपसौर अपने प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। उच्च ज्वार या निम्न ज्वार के बीच एक समय का अंतराल जब जल स्तर गिरता है, भाटा कहलाता है। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच के समय अंतराल ज्वार ऊपर चढ़ता है, उसे बहाव या बाढ़ कहा जाता है। ज्वार भाटा के प्रकार: अर्ध दैनिक ज्वार, सेमी ड्यूरेनल। यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आते हैं। ये 2 लगातार उच्च या निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं। दैनिक ज्वार: इसमें प्रतिदिन केवल 1 उच्च एवं 1 निम्न ज्वार आता है। उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है।
मिश्रित ज्वार मिक्स्ड टाइड, ये ज्वार भाटा की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई में भिन्नता होती है, उसे मिश्र ज्वार कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूहों पर उत्पन्न होते हैं। सूर्य, चंद्र और पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा स्प्रिंग टाइप उच्च ज्वार की भिन्नता ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बृहद ज्वार स्प्रिंग टाइड पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती है। जब तीनों सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिकतम होता है। इसको बृहद ज्वार कहा जाता है तथा ऐसा महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय और दूसरा अमावस्या के समय। निम्न ज्वार नीप टाइड सामान्यतः बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा और सूर्य के निकट एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं पृथ्वी के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के दुगने से अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष धूमिल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक है इसलिए अधिक है क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे अधिक निकट। ज्वार भाटा का महत्व क्या है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है। इसकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह नौसंचालन व मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। नौसंचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण, खासकर नदियों के किनारों वाले पोताश्रय पर एवं ज्वार नदों के भीतर, जहाँ प्रवेश द्वार पर छिछली रोधिकाएं होती हैं जो कि नौकाओं एवं जहाजों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकती हैं। ज्वार भाटा तलछटों की गाद विश्लेषण डेसिल्टेशन में भी मदद करते हैं। ज्वार नदों से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में सहायता होती है। ज्वार का प्रयोग विद्युत शक्ति कनाडा, फ्रांस, रूस, चीन में उत्पन्न करने में किया जाता है। ये 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के दुर्गवर में लगाया जा रहा है। महासागरीय नदी प्रवाह के समान है। ये निश्चित मार्ग व दिशा के जल के नियमित प्रवाह को दर्शाते हैं। महासागरीय धाराएं 2 प्रकार के बलों के द्वारा प्रभावित होती हैं। ये है प्राथमिक बल जो जल की गति को प्रारंभ करते हैं। द्वितीयक बल जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करता है। सौर ऊर्जा के जल का गर्म होना, वायु, गुरुत्वाकर्षण, कोरियोलिस बल। सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के आसपास महासागरीय जल का स्तर मध्याचांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। इसके कारण बहुत कम लवणता उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की ओर होता है। महासागर की सतह पर बहने वाली वायु जल को गतिमान करती है। इस क्रम में वायु एवं जल की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठता है और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाईं ओर दक्षिणी गोलार्ध के बाईं ओर प्रभावित होता है तथा उसके चारों ओर बहाव को वलय गायरे कहा जाता है। इसके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में बृहद वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती हैं। जल के घनत्व में अंतर महासागरीय जलधाराओं की ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। अधिक खारे जल नीचे खारे जल की अपेक्षा ज़्यादा सघन होते हैं। इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है।
सघन जल नीचे बैठता है, जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है। ठंडे जल वही महासागरीय धाराओं तब उत्पन्न होती है जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं एवं धीरे धीरे विषुववृत्त की ओर गति करते हैं। गर्म जलधाराएं विषुववृत्त की सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर जाती हैं और ठंडे जल का स्थान लेती हैं। महासागरीय धाराओं की विशेषताएं। धाराओं को पहचान उनके प्रवाह से होती है। सामान्यतः धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं। वह यहाँ इनकी गति 5 नॉट से अधिक होती है। गहराई में धाराओं की गति धीमी हो जाती है, जो 0.5 नॉट से कम होती है। हम किसी धारा की गति को उसके प्रवाह ड्रिफ्ट के रूप में जानते हैं। अपवाह को नॉट में मापा जाता है। धारा की शक्ति का संबंध उसकी गति से होता है। महासागरीय धाराओं के प्रकार में गहराई के आधार पर सतही धाराएं और गहरी धाराएं। सतही धाराएं महासागरीय जल का लगभग 10% भाग सतही जल धाराएं हैं। ये धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित है। गहरी धाराएं महासागरीय जल का 90% भाग गहरी धारा के रूप में है। ये जल धाराएं महासागरों में घनत्व और गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ तापमान कम होने के कारण उच्च घनत्व अधिक होता है, वहाँ गहरी धाराएं बहती हैं। क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण जल नीचे की तरफ बैठता है। तापमान के आधार पर शांत शीत धाराएं ठंडा जल वाले गर्म क्षेत्रों में लाती हैं। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। ऐसे 2 गोलार्ध के निम्न व मध्य अक्षांशों पर होता है तथा उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जल धाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। उष्ण जल धाराएं गर्म जल के ठंडे होकर क्षेत्रों में बहती हैं। प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। महासागरीय धाराओं का प्रवाह। महासागरीय धाराएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर शीत जलधाराएं बहती हैं। विषुवतीय क्षेत्रों को छोड़कर उनके औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं व साथ ही दैनिक व वार्षिक तापांतर भी कम होता है। यहाँ कोहरा छा जाता है। यद्यपि ये क्षेत्र प्राय शुष्क है। मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती हैं, जिसके कारण वहाँ एक अलग अनूठी जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदु होती है। यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है। उष्ण व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों के समानांतर बहती हैं। इसी कारण यहाँ जलवायु गर्म व आर्द्र वर्षा कारण होती है। ये क्षेत्र उपोष्णकटिबंधीय के प्रति चक्रवर्ती क्षेत्रों में पश्चिमी किनारों पर स्थित है। यहाँ उष्ण व शीत जलधाराएं मिलती हैं। यहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है। सागर के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इसी क्षेत्रों में है। उष्ण व शीत धाराएं मिलती हैं, ये पाए जाते हैं। निष्कर्ष रूप कहते इस अध्याय में महासागर की विशाल और गतिशील दुनिया का ध्यान केंद्रित करते हुए जल मंडल का एक व्यापक अवलोकन प्रदान किया गया है। इसने ज्वार भाटा, महासागरीय जलधारा और वायु की चलने वाली क्रियाओं सहित समुद्र की गति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का विश्लेषण किया है। साथ ही हमारे ग्रह की जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रकाश डाला है। स्पष्ट है कि पृथ्वी के पर्यावरण पर इसके गहरे प्रभाव का अवलोकन करने और जीवन को बनाए रखने के लिए महासागर की जटिल गतिशीलता को समझना आवश्यक है। स्थलमंडल पृथ्वी का ठोस
ठोस बाह्य भाग है। स्थलमंडल में मेंटल और क्रस्ट का ऊपरी भाग पृथ्वी की संरचना की सबसे बाहरी परतें शामिल है। यह ऊपर वायुमंडल और नीचे ध्रुवल मंडल ऊपरी मेंटल का दूसरा भाग से घिरा है। वायुमंडल किसी ग्रह या अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर मौजूद गैस की परत से बनता है। पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% अन्य गैस से शामिल है। जलमंडल किसी ग्रह पर जल की कुल मात्रा। जलमंडल में वह जल शामिल है जो ग्रह की सतह, भूमिगत क्षेत्रों और वायु में विद्यमान है। किसी ग्रह का जलमंडल तरल, वाष्प, बर्फ से निर्मित हो सकता है। पृथ्वी पर तरल जल महासागरों, झीलों, नदियों में सतह पर मौजूद है। जैवमंडल एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र है जो जीवित जीवों, जैविक एवं निर्जीव अजैविक कारकों से बना है जो उन्हें ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। उच्चावच शब्द का प्रयोग भूमि की सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान की ऊंचाई में अंतर के लिए किया जाता है तथा यह अंतर्निहित भूविज्ञान से प्रभावित होता है। उच्चावच चट्टान की कठोरता, पारगम्यता संरचना पर निर्भर करता है। लवणता किसी जल निकास से घुली हुई नमक की मात्रा है। यह गति में एक मजबूत योगदान करता है। प्राकृतिक जल के भीतर जैविक प्रक्रियाओं के कई पहलुओं को निर्धारित करने में मदद करता है। लहरें, महासागरीय लहरें समुद्र की सतह में होने वाली हलचलें हैं। इसका विकास वायु गुरुत्वाकर्षण या जल के विस्थापन द्वारा हो सकता है। ज्वार बहुत लंबी अवधि की लहरें हैं जो चंद्रमा और सूर्य द्वारा लाए गए बलों के परिणाम स्वरूप समुद्र में बहती है। ज्वार भाटा समुद्र के उत्पन्न होते हैं, समुद्री तट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ वे समुद्र की सतह के नियमित उतार चढ़ाव के रूप में दिखाई देते हैं। जलधाराएं, महासागरीय जलधारा समुद्री जल की एक सतत निर्देशित गति है जो जल पर कार्य करने वाली कई शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती है, जिसमें वायु, कुरेलिस प्रभाव, तरंगों का टूटना, तापमान, लवणता में अंतर शामिल है। पृथ्वी पर जीवन। जैवमंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित जीव शामिल है। जैवमंडल सभी पौधों, जंतुओं, प्राणियों, जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीव भी शामिल है और इनके चारों तरफ के पर्यावरण की पारस्परिक अंतर संबंध से बना। अधिकतर जीव स्थल मंडल पर ही मिलते हैं, परंतु कुछ जलमंडल, वायुमंडल में भी रहते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। पृथ्वी पर जीवन लगभग हर जगह पाया जाता है। जीवधारी विषुववृत्त से ध्रुवों तक, समुद्री जल में, वायु में कई किलोमीटर तक, सूखी घाटियों में, बर्फीले जल में, जलमग्न भागों में व हजारों मीटर गहरे धरातल के भौम जल में पाए जाते हैं। जैवमंडल और इसके घटक पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण ये तत्व अन्य प्राकृतिक घटकों जैसे भूमि, जल और मिट्टी के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये वायुमंडल के तत्व जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश से भी प्रभावित होते हैं। जैविक घटकों का भूमि, वायु, जल के साथ पारस्परिक आदान प्रदान जीवों के जीवित रहने, बढ़ने व विकसित होने में सहायक होता है। पारिस्थितिकी एवं परितंत्र। पारिस्थितिकी प्रमुख रूप में जीवधारियों के जन्म विकास, वितरण, पृथ्वी व उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से संबंधित है। किसी विशेष क्षेत्र की किसी विशेष समूह के जीवधाराओं का भूमि, जल अथवा वायु, अजैविक तत्वों से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषक श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप में समायोजित हों, उसे परितंत्र
लॉजिकल सिस्टम कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द ओइकोस और लोगोस लॉजी से मिलकर बना। ओइकोस का शाब्दिक पर एवं लॉजी का अर्थ विज्ञान अध्ययन से है। शाब्दिक अर्थानुसार इकोलॉजी पृथ्वी पर पौधों, मनुष्यों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों के घर के रूप में अध्ययन है। एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ही ये एक साथ रहते हैं। जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नस्ट हैकल, जिन्होंने वर्ष 1869 में ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किया, जीवधारियों, जैविक व अजैविक भौतिक पदार्थ घटकों के पारस्परिक संपर्क से अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। अंततः जीवधारियों को आपस में व उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध व वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी के संदर्भ में आवास, हैबिटेट, पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों का योग है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण व विभिन्न परिस्थितियों से भिन्न प्रकार के परितंत्र पाए जाते हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार के पौधे व जीव जंतु विकास क्रम द्वारा विशेष पर्यावरण के अनुकूल हो जाते हैं। इस प्रकार को पारिस्थितिकी अनुकूल इकोलॉजिकल अडाप्टेशन कहते हैं। परितंत्र के प्रकार में दो प्रकार हैं: स्थलीय परितंत्र, जलीय परितंत्र। स्थलीय परितंत्र को बायोम में विभक्त किया जा सकता है। बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुच्चय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। पृथ्वी पर विभिन्न बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु व अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। अंततः विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता व मिट्टी संबंधी अवयव भी शामिल हैं। संसार के कुछ प्रमुख स्थलीय परितंत्र वन, घास क्षेत्र, स्थल, मरुस्थल, टुंड्रा परितंत्र। जलीय परितंत्र को समुद्री परितंत्र या सूक्ष्म जल की परितंत्र में बांटा जाता है। समुद्री परितंत्र महासागरीय ज्वारनद, प्रवाल भित्ति आदि सम्मिलित है। सूक्ष्म जलीय या अलावर्ण जल की परितंत्र में झीलें, तालाब, सरिताएं, कक्ष व दलदल शामिल है। परितंत्र की कार्य प्रणाली व संरचना की दृष्टि से सभी परितंत्र के जैविक अजैविक कारक होते हैं। अजैविक व भौतिक अबायोटिक फैक्टर कारकों को तापमान, वर्षा, सूर्य प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की उपस्थिति व अजैविक व अकार्बनिक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि सम्मिलित होते हैं। जैविक कारक बायोफैक्टर उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपभोक्ता, अपघटन शामिल। उत्पादकों में सभी हरे पादप सम्मिलित हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रथम श्रेणी में उपभोक्ताओं में शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, बकरी, चूहों और सभी पादपों पर निर्भर जीव शामिल हैं। द्वितीय श्रेणियों के उपभोक्ताओं में सभी मांसाहारी जंतु जैसे सांप, बाघ, शेर आदि शामिल हैं। कुछ मांसाहारी जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर हैं। उन्हें चरम स्तर के मांसाहारी के रूप में जाना जाता है, जैसे बाज, नेवला आदि। अपघटक वे हैं जो मृत जीवों पर निर्भर हैं, जैसे कि कौवा और गिद्ध, तथा कुछ अन्य अपघटक जैसे बैक्टीरिया, अन्य सूक्ष्म जीवाणु मृतकों को अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर सकते हैं। प्राकृतिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर है, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता के भोजन करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं। अपघटन प्रत्येक स्तर पर मृतकों पर निर्भर होते हैं। ये अपघटक इन्हें मृतकों को विभिन्न पदार्थों जैसे कार्बनिक, अकार्बनिक अवयवों और मिट्टी की उर्वरता के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। खाद्य श्रृंखला परितंत्र के जीवाणु
जीवाणु एक खास श्रृंखला के परस्पर जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के लिए पादपों पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा बीटल एक मेढक पर भोजन, और जो मेढक सांप का भोजन है, सांप एक बाज द्वारा खा लिया जाता है। ये खाद्य क्रम इस क्रम के एक स्तर से दूसरे स्तर ऊर्जा प्रवाह को खाद्य श्रृंखला फूड चेन कहलाती है। खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को ऊर्जा प्रवाह फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। खाद्य श्रृंखला पृथक अनुक्रम हुआ न होकर एक दूसरे से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए एक चूहा जो अनाज पर निर्भर है, वह अनेक द्वितीय उपभोक्ताओं का भोजन है, और द्वितीय मांसाहारी अनेक द्वितीयक जीवों से अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर है। परिणामस्वरूप खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रजातियों के इस प्रकार जुड़े होने अर्थात जीवों की खाद्य श्रृंखला के विकल्प उपलब्ध होने पर जो खाद्य जाल फूड वेब कहा जाता है। सामान्यतः 2 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। चराई खाद्य श्रृंखला ग्रेजिंग फूड चेन। चराई खाद्य श्रृंखला पादपों उत्पादक से आरंभ होकर मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता पर पाई जाती है। इसमें मांसाहारी मध्य स्तर पर है। हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है, जिससे श्वसन, उत्सर्जन, अपघटन, विघटन प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। अपरदन खाद्य श्रृंखला डेट्रिटस फूड चेन। अपरदन खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर है तथा इसमें कार्बनिक पदार्थ का अपघटन सम्मिलित है। खाद्य श्रृंखला में 3 से 5 स्तर होते हैं और हर स्तर पर ऊर्जा कम हो जाती है। बायोम के प्रकार वन बायोम, मर्सरी बायोम, घास बायोम, जलीय बायोम, उच्च प्रादेशिक बायोम। पहला वन बायोम प्रकार, इसमें उष्णकटिबंधीय, भूमध्य रेखीय, पर्वतीय, शीतोष्णकटिबंधीय, बोरियल प्रवेश। भूमध्य रेखा से दक्षिण 10 डिग्री, उत्तरी 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 10 डिग्री दक्षिण से उत्तरी अक्षांश में व दक्षिण अक्षांश